अभी हम लोग पढ़ेंगे पेशवा पीरियड। पेशवा पीरियड का मतलब हुआ कि जो शिवाजी का डिसेंडेंट था उसके बाद क्या हुआ ना कि धीरे धीरे पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पेशवा इतना इंपॉर्टेंट हो गया और वो जो वहां का मतलब शिवाजी का डिसेंडेंट था, मतलब जो रूलर था, उसका पोजीशन हो गया उसका सबऑर्डिनेट। बात समझे? समझ में आ रहा है बात कि जो रूलर था उसका पोजीशन हो गया सबऑर्डिनेट और पेशवा हो गया मेन रूलर, समझ लीजिए। तो इसलिए जो पीरियड है इस समय का उसको हम लोग कहते हैं पेशवा पीरियड। तो पेशवा पीरियड का मतलब हुआ कि इसमें पेशवा ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहा और जो शिवाजी का डिसेंडेंट था वो केवल नॉमिनल हेड बन के रह गया या उसके पास कोई पावर ऐसा रहा नहीं। बस समझे? तो सबसे पहला जो पेशवा जो इंपॉर्टेंट हुआ तो शाहू के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो लिख लीजिए कि शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ हिज पेशवा इन 1713 और ये 20 तक ये पेशवा रहे। ठीक है, शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ हिज पेशवा इन 1713 and he continued to be in this position till his death in 1720 और ये 1720 तक पेशवा रहे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या क्या किया गया, तो इनके द्वारा 1719 ईस्वी में, ठीक है, एक संधि की गई मराठा के साथ, सॉरी मराठा कहते मुगलों के साथ। 1717 में एक संधि की गई मुगलों के साथ। ये बेसिकली ये संधि हुई थी सैयद बंधु के साथ, क्योंकि सैयद मुगल कोर्ट में पावर स्ट्रगल चल रहा था और सैयद बंधु जो था वो मेन किंग मेकर था। बात समझ गए? और मराठा काफी पावरफुल हो गया था। तो मराठा मतलब बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु के साथ ये संधि किया जिसके अंतर्गत मराठा को ढेर सारा कंसेशन दिया गया। ढेर सारा कंसेशन मतलब आपको पता होगा कि चौथ और सरदेश मुखी वसूल करता था लोग जी, तो चौथ और सरदेश मुखी बहुत जगह का दिया और इसके बदले में मराठा मतलब बालाजी विश्वनाथ कहा कि हम तुमको अपने पावर स्ट्रगल में 15,000 सेना की सहायता देंगे। ठीक है, तो ये जो संधि हुई मराठा का मुगलों के साथ उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। लिख लीजिए। देखिए, बालाजी विश्वनाथ कंपेल्ड सैयद ब्रदर्स टू साइन ए ट्रीटी इन 1717, compelled Syed brothers to sign a treaty in 1717 in which Chauth right to collect Chauth and Sardesh Mukhi right to collect Chauth and Sardesh Mukhi was provided to Maratha, and in return Maratha promised to help Syed brothers in his power struggle with an army of 15,000 troops. And Maratha promised Syed brothers to help him in his power struggle with an army of 15,000 troops. हिंदी में लिखिए जी, क्या लिखे आप हिंदी में? पहले क्या लिखे? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा सैयद बंधु को 1717 ईस्वी में एक संधि करने के लिए बाध्य किया गया
इस संधि के अंतर्गत एक संधि करने के लिए बाध्य किया गया, जिस संधि के अंतर्गत मराठा को कई जगह चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया। कई जगह चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया। बेसिकली ये डेक्कन में अधिकार दिया गया था। कहां पर लिख लिया उसको, अंग्रेजी वाले लिख लिया, टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन। चौथ एवं दक्कन का चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिसके बदले मराठा के द्वारा सैयद बंधु को 15,000 सैनिक सहायता देने का वचन दिया गया। जिसके बदले में सैयद बंधु को मराठा द्वारा 15,000 सैनिक सहायता देने का वचन दिया गया। ठीक है जी। देखिए, दिस ट्रीटी इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। देखिए, इसे मराठा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, दिस ट्रीटी इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट बिकेम पेशवा। देखिए, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम पेशवा बने। ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा थी, तो इसलिए इनको ढेर सारा एपिथेट दिया गया। जैसे लिखिए कि ही इज नोन एज फाइटिंग पेशवा। लिखिए, इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना आता है। फाइटिंग पेशवा हो गया, इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना आता है। देखिए, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। He is considered to be the greatest exponent of गुरिल्ला वारफेयर। देखिए, इन्हें छापामार युद्ध का सबसे महान योद्धा माना जाता है। छापामार युद्ध का सबसे महान योद्धा माना जाता है। देखिए, ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही। देखिए, इनके द्वारा हिंदू पद पातशाही अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही। हिंदू पद पातशाही, क्लियर जी। इनके द्वारा हिंदू पद पातशाही अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। हो गया। अब देखिए, ये हिंदू पद पातशाही अवधारणा क्या था। तो इनका मानना था कि ये लार्जली भारत जो है वो हिंदू का देश है। ठीक है, तो यहां पर किसी हिंदू रूलर को अगर कोई दूसरा अगर करे परेशान या अटैक करे तो उसको प्रोटेक्ट करना है, और हिंदू रूलर पर अटैक नहीं करना है। बात समझे? तो यही हुआ हिंदू पद पातशाही। तो अब क्या है ना कि इस समय कहाँ गया इसका, देखिए, तो समझे, समझ गए। अब क्या है ना कि क्या क्या लड़ाई लड़े, क्या क्या किए। तो लेकिन 1728 देखिए बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड निजाम in the battle of Palkhed, in the battle of Palkhed। 1728 ईस्वी में
बाजीराव फर्स्ट के द्वारा हैदराबाद के निजाम को पालखेड़ के युद्ध में हराया गया एंड ही वाज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव, और इसे मुंगी शिवगांव की संधि करने के लिए बाध्य किया गया। मुंगी शिवगांव की संधि करने के लिए बाध्य किया गया एंड ही वाज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव। हो गया। लेकिन 1731 बाजीराव फर्स्ट also compelled the descendant of ताराबाई। In 1731 बालाजी बोला गया क्या जी? बाजीराव फर्स्ट compelled the descendant of ताराबाई to accept his subordinate position to accept his subordinate position to शाहू, ठीक है, by the treaty of वर्ना, treaty of वर्ना, ठीक है। 1731 ईस्वी में बाजीराव प्रथम द्वारा ताराबाई के वंशज को वर्ना की संधि करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ना की संधि करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके अंतर्गत ताराबाई के वंशज के द्वारा शाहू की अधीनता स्वीकार की गई। समझ गए? क्लियर? आगे लिखिए जी। लेकिन 1737 बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड निजाम इन द बैटल ऑफ भोपाल and was forced to sign treaty of दोरई सराय, treaty of दोरई सराय 1737 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ दोरई सराय इन 1738। देखिए 1737 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट द्वारा निजाम को भोपाल के युद्ध में पराजित किया गया और देखिए और दोरई सराय की संधि करने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन 1740 आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव in 1740 after the death of Bajirao first, Balaji Bajirao became Peshwa. Balaji Bajirao became Peshwa. हो गया। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। बालाजी बाजीराव became पेशवा। हो गया। अब देखिए क्या है ना कि जो बाजीराव फर्स्ट थे वो अलग तरह के व्यक्ति थे और बालाजी बाजीराव अलग तरह के व्यक्ति थे। अभी बताया आपको कि इनके द्वारा हिंदू पद पातशाही अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया और इनके द्वारा क्या किया गया, सबको छोड़ दिया गया मतलब कि कोई हिंदू रूलर भी है तो उसको भी अटैक किया। तो इससे क्या हुआ कि मराठा का जो सिंपैथी था जो अन्य हिंदू रूलर में वो खत्म हो गया।
उसी कारण से जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो ढेर सारा हिंदू रूलर जो था जो कि हेल्प करता मराठा को अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली, तो वो हो नहीं पाया और अहमद शाह अब्दाली इसको बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को हरा दिया गया। और मराठा जो है उसमें बहुत राइजिंग पावर था। अब ये लोगों को लग रहा था कि भारत में मतलब मुगलों को रिप्लेस कौन करेगा, तो मराठा करेगा। ये ऐसा हो गया था क्योंकि मराठा का ये पैन इंडिया एम्पायर बन गया था मराठा, बस समझ गए। तो लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध में हार गए लोग। तो खैर उसको हम आगे बताएंगे, अभी आप लिखिए जी। लेकिन 1752 बालाजी बाजीराव फोर्स्ड अली वर्दी खां द नवाब ऑफ बंगाल टू सरेंडर उड़ीसा। देखिए 1752 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के द्वारा किसको, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को उड़ीसा देने के लिए बाध्य किया गया, टू सरेंडर उड़ीसा देने के लिए बाध्य किया गया। एंड he was also forced to grant चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ बंगाल एंड बिहार। और बालाजी बाजीराव द्वारा अलीवर्दी खां को बंगाल और बिहार का चौथ एवं सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो देखिए अभी यहां तक ये लोग पहुंच गया मराठा, उड़ीसा ले लिया, बंगाल बिहार का चौथ सरदेशमुखी वसूल करने लगा। नेक्स्ट लिखिए। लेकिन 1752 देखिए बालाजी बाजीराव डिफीटेड निजाम इन द बैटल ऑफ बाल्खी। In 1757 he was defeated in the battle of सिंदखेड़। BALKHI बाल्खी। क्या बताइए जी कि 1752 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के द्वारा निजाम को बाल्खी के युद्ध में पराजित किया गया। 1757 ईस्वी में सिंदखेड़ के युद्ध में पराजित किया गया। सिंदखेड़। और 1760 ईस्वी में देखिए उदगीर के युद्ध में पराजित किया गया, बैटल ऑफ उदगीर। 1752 में क्या बताए, बाल्खी के युद्ध में पराजित किया गया। 1757 में सिंदखेड़ के युद्ध में पराजित किया गया और 1760 में उदगीर के युद्ध में पराजित किया गया। मतलब क्या कि निजाम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, बंगाल की तरफ भी आ गया। अब लिखिए इन द मीन टाइम, देखिए इस बीच मराठा होस्ट मुगल वजीर टू ग्रांट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट। मराठा पोस्ट वजीर मुगल वजीर टू ग्रांट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट and also ceded Agra
to Maratha, and he also ceded of Punjab and Northwest, and also ceded Agra to Maratha. हिंदी में लिखिए, क्या बोले जी? हिंदी में कहाँ तक बोले हैं? देखिए, इस बीच मराठा के द्वारा मुगल वजीर को पंजाब और उत्तर पश्चिम का चौथ एवं सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य किया गया और मुगलों द्वारा मराठा को आगरा का क्षेत्र भी दे दिया गया। क्लियर जी? अब 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, लिखिए जी। इन 1761 लिखे, इन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इन 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। हाँ जी, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली हो गया। क्लियर? समझ गए? तो खैर, तो क्या समझे अब क्या हुआ ना कि दिस लिखे, इन दिस बैटल मराठा आर्मी वाज लेड बाय सदाशिवराव भाऊ। मराठा आर्मी वाज लेड बाय सदाशिवराव भाऊ। देखिए, इस युद्ध में मराठा का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया। भाऊ नहीं, मुंबई में बोलते हैं भाऊ। क्या भाऊ? भाऊ मतलब भाई हुआ नहीं जी। तो हो गया जी, समझ गए? अब देखिए क्या है ना, वो युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए, मराठा की हार का कारण तो हम आपको बताए पहला कि हिंदू पातशाही जो मामला था उसको छोड़ दिया लोग। प्लस ये लोग क्या हुआ ना कि लोग पास बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, लोग पास कुछ कारण से क्या हुआ, लोग का सप्लाई लाइन लोग रोक दिया, जिससे कि लोग का भूखमरी का शिकार हो गया इसका ट्रूप्स। और ये लोग क्या होता था कि थोड़ा अयाज भी हो गया, लग्जरी लविंग। जब जाता था ये लोग लड़ने तो अपना बीवी बच्चा सबको लेके जाता था, समझे? तो सब कारण रहा, जो भी कारण रहा, लेकिन इससे देखिए, इससे ये फैसला नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन करेगा। इससे ये फैसला हो गया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन नहीं करेगा। अभी तक ये लग रहा था कि अब मराठा विल रिप्लेस मुगल इन इंडिया या हिंदुस्तान, तो लेकिन अब ये लगने लगा कि नहीं, अब ये हो गया कि नहीं, मराठा तो नहीं करेगा, क्योंकि मराठा का जितना भी जो ग्रेट वॉरियर सब था वो सारा मारा गया इसमें। बस समझ गए? और मराठा का मतलब ये एकदम डाउनफॉल हो गया एकदम पूरा। और मराठा ढेर सारा मराठा सरदार में बट गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, समझ गए? तो इन सारा में और क्या क्या बताए, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, तो इस तरह ढेर सारा मराठा सरदार में बट गया मराठा पूरा जो था एम्पायर। ढेर सारा सरदार बड़ा बड़ा बन गया, जैसे नहीं हुआ कि मुगल का ढेर सारा इन्फ्लुएंशियल नोबल हो गया, तो ढेर सारा मराठा सरदार हो गया जो अपना अपना एरिया में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया। पेशवा बहुत कमजोर हो गया और मेन पावर हो गया इन मराठा सरदारों के हाथ में। तो किस किस रीजन में कौन कौन सा मराठा सरदार हुआ ये आपको बता दें, लिख लीजिए जी।
देखिए जी, सिंधिया हुआ, सिंधिया, ये क्या हुआ? ग्वालियर में। सिंधिया हुआ ग्वालियर में। भोसले ये नागपुर में। उसका गायकवाड़ ये हो गया बड़ौदा में, बड़ौदा। उसके बाद होलकर ये हुआ इंदौर में। तो इस तरह क्या हुआ ना कि मराठा पेशवा बहुत कमजोर हो गया और धीरे धीरे करके सारा पावर आ गया इन सारे मराठा सरदारों के हाथ में, समझे। अब क्या है ना, थोड़ा हम लोग जानेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। जल्दी फटाफट पढ़ लीजिए जी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो था शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है? मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा का प्रशासन। छूट गया? क्या छूट गया जी? नहीं, किसका छूट गया? डेली कि पेशवा सबसे पावरफुल था, समझ गए जी। तो उसका जो सेक्रेटारिएट था, सचिवालय पूना में था। मतलब पूना था पावर सेंटर ऑफ पेशवा, बात समझ गए। और पेशवा ही सबका इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मराठा के लिए। मतलब वही ऑल इन ऑल था। और जो शासक था मतलब छत्रपति शिवाजी का जो वंशज था उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो पेशवा का जो पूना में दफ्तर था उसको कहते थे हुजूर दफ्तर। हुजूर दफ्तर मतलब पेशवा का सेक्रेटारिएट हुआ ये कहां? पूना में। तो यही था मेन फोकस ऑफ या मेन पावर सेंटर। लिख लीजिए इसको। तो देखिए, पेशवा सेक्रेटारिएट एट पूना which was known as हुजूर दफ्तर was the main power center। अब इसमें दो तरह का दफ्तर था जी। एक एल बेरीज दफ्तर, एल बेरीज दफ्तर, और एक चलते दफ्तर, चलते दफ्तर। एल बेरीज दफ्तर एंड चलते दफ्तर। अब ये क्या करता था? ये रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस का ये अकाउंट मेंटेन करता था। कौन? एलबेरी दफ्तर। समझे क्या चीज का? इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन करता था। उसको कहते थे तर्जुमा, डेली अकाउंट। तर्जुमा, तर्जुमा क्या हुआ? डेली अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आय और व्यय का रोजाना का ब्यौरा को कहते थे तर्जुमा। ये कौन मेंटेन करता था? एल बेरीज दफ्तर। और ये एक और चीज मेंटेन करता था, खतौनी। ये खतौनी क्या था? तो ये यही इनकम और एक्सपेंडिचर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो मेंटेन करता था उसको कहते थे खतौनी। लिख लीजिए, इनकम एंड अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन्ड अल्फाबेटिकली वाज नोन एज खतौनी। तर्जुमा क्या था? डेली मेंटेनेंस ऑफ डेली अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड खतौनी वाज अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन्ड अल्फाबेटिकली। हो गया बेटा? अब सब अब एक चीज और समझिए, इसमें जो प्रोविंसेस था और उससे नीचे नीचे की जो इकाई थी उसको क्या कहते थे? तो वो कभी प्रोविंस को कह दिया प्रांत, कभी कह दिया सूबा, कभी कह दिया तरफ, कभी कह दिया महल, कभी कह दिया मौजा। मतलब एक दूसरे के लिए इंटरचेंज होते रहता था। मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रिक्ट को कह दिया महल, को डिस्ट्रिक्ट को कह दिया मौजा, को डिस्ट्रिक्ट कह दिया प्रांत। मतलब ये सब टर्म
जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए था उसको इंटरचेंज करता रहता था, इसलिए ये हम आपको नहीं बताएंगे कि प्रांत के लिए एग्जैक्ट वर्ड ये लोग क्या यूज करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? प्रांत मतलब प्रोविंस, मतलब जो भी टर्म यूज करता था प्रांत या प्रोविंस के लिए वो फिक्स नहीं था। बात समझ गए? तो प्रांत में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसको कहते थे सर सूबेदार। सर, the highest official of province was known as सर सूबादार। प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सर सूबादार। अब प्रांतों से नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो द प्रोविंस, दैट इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, देयर वर फॉलोइंग ऑफिसर। क्या क्या लिखे जी? कमबीसदार, दरखदार, देशमुख, क्या क्या बताए? कमबीसदार, ठीक है। कमबीसदार, दरखदार, मामलतदार, ये दोनों मेन होता था। देखिए, मतलब एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर वर टू मेन ऑफिशियल्स, मामलतदार एंड कमबीसदार। और ये सब जो होता था समझिएगा, दो मुख्य अधिकारी होता था, मामलतदार और कमबीसदार। और यही लोग, मतलब ये समझिए ये हुआ डीसी और एसपी, समझे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और चूंकि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब आपस में ही एक दूसरे को चेक और बैलेंस करना है। तो इन दोनों विशेषता क्या थी कि एनी एक्सपेंडिचर नोट कॉर्पोरेटेड बाय देशमुख एंड देशपांडे शैल नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझे? मतलब ये हुआ कि कोई भी खर्च जिसके बारे में ये पुष्टि नहीं करेगा ये दोनों, उसको सही नहीं माना जाता था। देशमुख और देशपांडे के बिना पुष्टि के वो सही नहीं माना जाता था। और ये जो था ये डायरेक्ट इन लोगों के एक्टिविटी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था। कौन? दरकदार। क्लियर? तो इसके बारे में थोड़ा कुछ कुछ लिख लीजिए कि मेन ऑफिशियल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर मामलतदार एंड कमबीसदार। जिले स्तर पर दो प्रमुख अधिकारी होते थे, मामलतदार एंड कमबीसदार। हो गया? बिसाइड्स दीज टू ऑफिशियल्स देयर वर देशमुख एंड देशपांडे। इन अधिकारियों के अतिरिक्त देशमुख और देशपांडे होते थे। ठीक है? देखिए कि सिंस मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चूंकि सिंस मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चूंकि मराठा प्रशासन चेक्स और बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित था, देयरफॉर एनी एक्सपेंडिचर नॉट कॉर्पोरेटेड बाय देशमुख एंड देशपांडे was not considered as correct. Therefore, any expenditure not corroborated by देशमुख एंड देशपांडे was not considered correct. इसलिए कोई भी खर्च जिसकी पुष्टि देशमुख और देशपांडे के द्वारा नहीं की जाती थी, देशमुख और देशपांडे द्वारा नहीं की जाती, तो उसको सही नहीं माना जाता था। ठीक है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर वाज वन अनदर ऑफिशियल नोन एज दरकदार।
देखिए जिले स्तर पर एक अन्य अधिकारी थे दरकदार, दरकदार हो गया। There was one more official known as Darakdar who directly reported about the activities of district level official to the center. Reported about the activities of district level officials to the center. जो जिले स्तरीय अधिकारी के बारे में के गतिविधियों के बारे में, जो जिले स्तरीय अधिकारियों के गतिविधि के बारे में सीधे केंद्र को रिपोर्ट करता था। ठीक है जी। एंड एट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर वाज अनदर ऑफिसर नोन एज हवलदार। देखिए जिले से नीचे के प्रशासनिक इकाई में हवलदार नामक एक अधिकारी होते थे। ठीक है, हवलदार नामक अधिकारी। और लिखिए एट विलेज लेवल देयर वर वन मेन ऑफिशियल नोन एज पटेल, या इसी को पाटिल भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है जी, पटेल या पाटिल। He was like the headman of the village। देखिए ये गांव का प्रधान या क्या कहते हैं इसको, पंच सरपंच होता था, ये सरपंच की तरह था पटेल। हो गया। देखिए टू असिस्ट हिम वाज कुलकर्णी। देखिए इसको सहायता करने के लिए कुलकर्णी नामक अधिकारी होता था। हु वाज लाइक ए क्लर्क एंड रिकॉर्ड कीपर, जो क्लर्क या रिकॉर्ड कीपर का काम करता था। लिखिए वन मोर ऑफिशियल वाज एट द विलेज लेवल नोन एज चौगाला। लिखिए टू असिस्ट पटेल देयर वाज वन मोर ऑफिशियल एट विलेज लेवल नोन एज चौगाला। लिखिए ग्राम स्तर पर पटेल की सहायता के लिए चौगला नामक एक अधिकारी होते थे। हो गया, चौगला हो गया जी। अब देखिए इन एवरी विलेज देयर वर ए ग्रुप ऑफ 12 आर्टिजन नोन एज 12 बलूटा। देखिए सभी गांवों में 12 शिल्पकर्मियों का एक समूह होता था जिसे 12 बलूटा कहते थे। इन एवरी विलेज देयर वर ए ग्रुप ऑफ 12 आर्टिजन नोन एज 12 बलूटा एंड ग्रुप ऑफ 12 मैनुअल लेबरर्स नोन एज 12 अलूटा। लिखिए और श्रमिकों का 12 श्रमिकों का एक समूह होता था जिसको 12 अलूटा कहते थे। हो गया। एक चीज और समझ लीजिए कि चौथ, हम आपको बताया कि चौथ होता था जी जो नेबरिंग टेरिटरी से लोग वसूलता था उसके इनकम का 1/4। तो चौथ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था इसके बारे में परीक्षा में आता है प्रश्न, तो इसलिए इसको लिख लीजिए। चौथ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग मैनर। देखिए चौथ को निम्नलिखित तरीके से वितरित किया जाता है। कैसे जी? तो 25% वाज द शेयर ऑफ द किंग और छत्रपति, इट वाज नोन एज बापती। चौथ का 25% क्या करते थे, ये राजा का होता था या छत्रपति का होता था जिसको कहते थे बापती। उसके 6% इसका होता था, इसको कहते थे सहोत्र। सहोत्र ये पंत सचिव का होता था। इट वॉज द शेयर ऑफ पंत सचिव।
3% was the discretionary fund of the ruler. 3% राजा का विशेषाधिकार कोष होता था। 3% डिस्क्रिशनरी फंड, विशेषाधिकार कोष। ठीक, तो कितना हो गया? 25, 131, 3, 34 और 66% जो बचा ये मराठा सरदारों को दिया जाता था ट्रूप्स मेंटेन करने के लिए। ये एक तरह से हो गया जागीर। ये क्या हुआ जी? जैसे जागीरदार होता था ना, तो उसी तरह जागीरदार को जागीर दिया जाता था, उसी तरह 66% दिया जाता था मुकासा के रूप में। किसको? मराठा सरदार को। क्या चीज के लिए? टू मेंटेन ट्रूप्स। ये एक तरह से जागीर हो गया। मुगलों का जागीर इज इक्विवेलेंट टू मुकासा ऑफ मराठा। 3% तो बताया डिस्क्रिशनरी फंड ऑफ राजा या छत्रपति। क्लियर? तो ये हो गया जी आपका मराठा। अब इसमें एक और खाली जान लीजिए कि मराठा के मतलब राज्य में पतदम नामक एक कर होता था। पतदम, पतदम। अब ये क्या होता था? तो विधवा अगर कोई शादी करना चाहती थी, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब मैरिज टैक्स था फॉर विडो। समझिए, अगर कोई विधवा शादी कर, इसका मतलब वहां विधवा विवाह होने का स्कोप था या संभावना था या हो सकता था, तो लिख लीजिए पद्दम वाज ए काइंड ऑफ मैरिज टैक्स विच वाज लेविड फ्रॉम विडो हु डिजायर टू मैरी अगेन। हो गया? विच वाज लेविड फ्रॉम विडो हु डिजायर टू मैरी अगेन। ये हो गया क्या चीज? ये हो गया। ठीक है, चलिए आज इतना ही।